होगा, बाबर कहीं का होगा, मर गया, आया गया, खत्म हो गया, उसके नामो निशान यहाँ नहीं बचे। संघ बना जिसलिए एक तपस्वी ने संघ को बनाया था जी की सोच थी। और जैसा मैंने कहा, जब राष्ट्र है उस पर विचार होना आवश्यक है। एक कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने महिला विरोधी एक कहा, आदिवासी जो महिलाएं होती हैं वो खूबसूरत नहीं होती, सुंदर नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहने से या उनके साथ इस तरह से करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुण्य में गिना जाता है। वोट डालना हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी तो है। हम केवल गाली देंगे कि सरकार गलत करती है, सही करती है, ये करती है। अरे आपने वोट दिया क्या? अगर महिला ने सिर्फ कहकर भी अगर विरोध कर दिया है कि हमें दहेज की मांग की है, तो बिना जांच शुरू किए आप पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता था। जो उपक्रम करना पड़े हम सभी उपक्रम करेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे इतिहास में भी बहुत सारी छेड़छाड़ की गई है, बहुत सारी भ्रामक चीजें पढ़ाई गई हैं, वो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस इतिहास में उस चीजों को बदलाव की जरूरत है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज वाला के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप देख रहे हैं राष्ट्र विचार और विमर्श, एक ऐसा मंच जहाँ हमारा उद्देश्य समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि विचारों को समझना, सवालों को रखना और संवाद को आगे बढ़ाना है। आज के समय में जब राष्ट्र, विचारधारा और विमर्श तीनों ही विषयों पर समाज में तीखी बहस, भ्रम और मतभेद दिखाई देते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सीधे उन लोगों से ही बात करें जो इन विचारों से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और आज हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आरोग्य भारती के कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय मिहिर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिहिर जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आरोग्य, जीवन शैली, समाज और राष्ट्र, इन सभी विषयों पर आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया अनुभव और आप दृष्टिकोण रखते हैं। और आज के संदर्भ में कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन मिहिर जी, सर्वप्रथम तो हम इसी बात से शुरुआत करेंगे, राष्ट्र, विचार और विमर्श, ऐसी संभावनाएं क्यों आती हैं कि विचार और विमर्श हमें राष्ट्र को लेकर करना पड़े? सबसे पहली शुरुआत इसी विषय के साथ। पूर्वा जी, ये विषय इतना अच्छा है कि मेरा तो मन आनंदित हो गया ये शब्द और नाम सुन के जी। क्योंकि भारत में जो कल्पना है राष्ट्र की, वो कोई भौगोलिक सीमा के कल्पना नहीं है कि इस सीमा के अंदर होगा। एक जीवंत कल्पना है कि एक जीता जागता स्वरूप है जी। संस्कृति भी उसमें है, लोगों का आपसी वैमनस्य जो हो रहा है वो ख़त्म है, आपसी भाईचारा जिसको कहते हैं वो है, शांतिपूर्वक, प्रेम से, सौहार्द से अपनी अपनी व्यक्तिगत संस्कृति को जीवित रखते हुए जो राष्ट्र की एकल संस्कृति है उसको प्रेरणा मानकर जो कार्य करेंगे, इसको इस अवधारणा के साथ जो है वो राष्ट्र है जी। और जैसा मैंने कहा, तो जब राष्ट्र है तो उस पर विचार होना आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि जो शरीर होता है वो समाप्त होता है, व्यक्ति जाता है, विचार चिरकालिक होता है। चिरकालिक होता है। तो राष्ट्र को हम एक जीवंत मानते हैं जी जी। तो जब जीवंत एक शक्ति है, एक स्वरूप है जी, तो उसमें विचार का होना आवश्यक है। बिल्कुल। और जब विचार होगा तो विचार ऐसा मृत विचार होता है जिसमें विमर्श नहीं होता है जी। क्योंकि जब बार बार विमर्श होता है, उस विचार का मंथन होता है, तो नई चीज़ें उससे निकल के आती है जी। तो समय के अनुसार विमर्श और विचार बदलता है और समय के अनुसार उस विमर्श पे कार्य करने से नई चीज़ें आती हैं, तो उस हिसाब से नीति और बाकी चीज़ें तैयार होती हैं जी। लेकिन राष्ट्र का मूल स्वरूप वही रहता है। राष्ट्र का मूल स्वरूप वही रहता है जी, बिल्कुल सही कहा। व्यक्ति है, एक बालक है जी। उस समय उसकी कल्पना विचार अलग होंगे जी। जब वो आगे जाएगा उसकी कल्पना विचार और बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है। यही राष्ट्र के संबंध में जी। तो राष्ट्र एक विशाल स्वरूप है, विचारों का स्वरूप है, संस्कृतियों का स्वरूप है और इसलिए उसमें विमर्श का होना आवश्यक है जी। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न, कहते ना, भांति भांति के लोग जब हमारे यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, तो उन सब के भांति भांति के विचार हैं और उस पर विमर्श होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ये भारत की विशेषता विचारों पर जी, ये भारत की विशेषता है जिसको हम कहते हैं कि इतने सारे संस्कृति को मानने वाले लोग, इतने वैचारिक संस्कृति को मानने वाले लोग और वो भी सबसे जुड़े हैं,
तो वो एक विचार है और वो है भारत। जी, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो एक अगर आम आदमी की हम बात करते हैं तो उसके नज़रिए में राष्ट्र क्या है? देखिए, आम आदमी हो या खास आदमी हो, जी, राष्ट्र तो एक ही होगा, राष्ट्र तो एक ही होगा। वो अपने हिसाब से माने। और भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऋग्वेद में अपने भारत के राष्ट्र की कल्पना बहुत अच्छी है कि उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम तंग देवंग नाम भारतिंग तब देवंग नाम भारतंग भारती यत्र संतति। जी, कि हिमालय के उत्तर, यानी उत्तर में हिमालय होगा, दक्षिण में समुद्र होगा, अर्थात हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर जो है वो भारत है और इसमें रहने वाले भारतीय हैं। उसका जो संतति है, संतान है, जो उसके लोग हैं वो भारतीय कहे जाएंगे। ये भारत की कल्पना है जी। अब इसको हमको मानना ही चाहिए, मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब हिमालय के उत्तर में जितना भूभाग है जी, अभी भौगोलिक सीमा आप छोड़ दें, लेकिन अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान की भी जो संस्कृति है बहुत हद तक हमसे मिलती जुलती है। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की संस्कृति देखिए मिलती जुलती है। मिलती इवन जुलती हमारी ईरान तक की, जब राणा सांगा के जी, समय ईरान जी, तक का जी, शासन था, जी, 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 तो बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जो भारत के मूल अवधारणा से मिलती है। मिलती है। तो इसीलिए हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत एक है। जी, और ठीक है, राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ कारण हुआ, वो अलग अलग हो गया, लेकिन मेरा अभी भी सबसे यही मानना है, सबको यही भी आग्रह भी है कि भारत को अगर हम एक राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो सांस्कृतिक रूप से जो पूरा भूभाग है वो भारत एक राष्ट्र है। जी। मिहिर जी, जब विचारों की बात आपने निकाली है, अगर हम विचार की बात करते हैं, आपने कहा विचारों पर विमर्श होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जिस तरह से हम अभी अपने भारत का सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं लगता कि विचार जो है एक मत बहुत अच्छी चीज़ों पर भी होकर एक मत नहीं हो रहे हैं? विचारों में जो विभिन्नता है, वो चाहे आप वर्गों की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, पता होते हुए भी विचार अलग हैं कि ये हमारे हित के लिए और ये हमारे अहित के लिए है। इन विचारों पर किस तरह से हम? देखिए, मैं थोड़ा इस बात में ये कहूँगा कि मैं ये भी नहीं मानता कि सबका विचार एक मत होना चाहिए। अगर विचार एक मत हो गया तो विमर्श खत्म हो जाएगा। तो विचार तो आते रहते हैं और विचार तो ऐसे एक रूपता तो नहीं होगी जी। लेकिन मेरा कहना है कि जब राष्ट्र का संदर्भ हो तो ऐसे जो राष्ट्रीय लोग हैं इनको उस विचार को सर्वमत बनाना चाहिए जी। कि ये राष्ट्र हित के विचार हैं। युवा हैं, उनके मन में विचार आएगा जी, ऐसे पनपेंगे, प्रश्न आएंगे जी, बाहर से चीज़ें दिखेंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके प्रश्न का समाधान करे, उस विचार को राष्ट्रहित में लाए जी। इसलिए हम ये नहीं कहें कि इतने विभिन्न विचार हैं और हम क्यों नहीं, विभिन्न विचार तो होंगे ही होंगे और विभिन्न विचार होंगे तभी उसमें से राष्ट्रीय हित के विचार जो है उभर के सामने आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे अगर हम बात करें तो अभी यूजीसी के मैटर पर बहुत सारे मत जो है निकल कर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरह से जो है हमारे देश के लिए लाभदायक है और क्या कार्य कर रहा है। ये तात्कालिक विषय हैं, यूजीसी के जो विषय आए हैं जी, मुझे लगता है इसमें दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं जी। जिन्होंने नीति बनाई उनकी तरफ से भी गलतियां हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और जो विरोध हो रहा है नहीं समझ रहे हैं उनकी तरफ से भी है जी। नीति बनाने वाले को ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये इसमें प्रावधान है, इसमें ये दंड का प्रावधान है, गलत सूचना पे भी दंड का प्रावधान है, और समझने वाले को भी समझना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है जो समाज में अभी भी पिछड़े हुए हैं, हमको उनको समान विचारधारा में लाना है, समान में लाना है, समानता का रूप में लाना है। अब बनाने वालों ने स्पष्ट नहीं किया कि भाई ये दो चार जातियों के नाम या संप्रदाय वर्ग ऐसे नाम लिख दिए और बोले इनके साथ अगर होगा तो इनको सजा मिलेगी। तो अब मेरा प्रश्न है कि यदि मान लो एक उस वर्ग का व्यक्ति किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत करता है, उससे मेल नहीं खाता है, बिल्कुल, तो दंड का भागी होगा। जी बिल्कुल। और कल को यदि वो ऐसा झूठा पाया जाता है तो उसके पुनर्वास के लिए क्या नियम है, कुछ होना चाहिए ना।
बिल्कुल। और ये बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है मिहिर जी, जब जो हमें अधिकार और राइट्स मिले हुए हैं उनका कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं ना, मिसयूज़ करना, वो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। अगर हम उसे सिर्फ दहेज प्रथा पर ही हम लागू करते हैं, अब ये कानून हट गया है, लेकिन कहा जाता था अगर महिला ने सिर्फ कहकर भी अगर विरोध कर दिया है कि हमें दहेज की मांग की है, तो बिना जांच शुरू किए आप पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता था। इसका समाधान मैं एक और बताता हूं, जो आपका पहला प्रश्न था कि इसके राष्ट्र के मूल चिंतन में जो विचार होते हैं जी, उसमें एक सबसे बड़ा विषय है कि हमारा नैतिक मूल्य, जिसको मोरल वैल्यू कहते हैं, कि हमको सिखाना पड़ेगा, समाज को सिखाना पड़ेगा कि हमारा नैतिक मूल्य क्या है जी। आप यदि भारत प्राचीन संस्कृति का देश है और भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हमेशा वैचारिक विमर्श रहा है जी। ये आज का विषय है ऐसा नहीं है जी जी। आप देखिए, और ये ऐसा देश है जहाँ चारवाक ऋषि को भी माना है कि जिसने, वो इसको कहते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते थे और उन्होंने एक नया थ्योरी दिया कि यावत जीवेत सुखंग जीवेत गृणं कृत्वा घृतं पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, ऐसे अपने यहाँ कहते हैं ना उनके विचार को भी भारत ने स्वीकारा है, स्वीकार किया जी। तो भारत में आप देखिए अनादिकाल से समुद्र मंथन हुआ, ये भी एक प्रकार का वैचारिक अधिष्ठान था, विमर्श था। उसके बाद देखिए राम रावण के समय भी विमर्श था जी। कि राम में इतनी शक्ति तो थी कि रावण को खत्म कर सकते थे बैठे बैठे। उन्होंने क्या विमर्श दिया कि समाज के हर वर्ग के साथ जोड़ करके हम जो है उसको उपयोग करते हुए हम धर्म की रक्षा करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो नैतिक मूल्य था, ये तो किसी ने सिखाया नहीं हमारे यहाँ कि भाई ये माँ है, ये बहन है, और माँ को कैसा भाव देना चाहिए, बहन को कैसा भाव देना चाहिए। ये हमारे स्वतः परिवार के संस्कार थे, ये नैतिक मूल्य थे। हमने क्यों कहा कि हर स्त्री को माँ और बहन देखो जी, हमने कहा ना, क्योंकि ये हमारे समाज के, हमारे विचार के ये नैतिक मूल्य जो था कि स्वतः हमको बताया जाता था कि सभी बराबर हैं, सब में माँ का रूप है, सभी में पिता का रूप है, इसीलिए हमारी इतने रिश्ते आए, मामा मौसा चाचा, सबको हमने एक स्वभाव दिया, एक रूप दिया, एक अंग दिया। और हमारे इस नैतिक मूल्य का इतना योगदान था कि केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य से परे जो प्रकृति है वो भी हमारा अपना है। हमने बंदर को चाचा कहा, मामा कहा, चंदा को मामा कहा, चंदा को मामा कहा, गाय को माता कहा, पेड़ पौधों को अपना माना। देखिए ना, आप दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है भारत के अलावा जिसको माँ कहकर संबोधित किया जाता है। इसीलिए, और ये भारत के विचार और विमर्श का ही परिणाम है कि आप देखिए कि भारत की संस्कृति में आपको हमेशा नयापन दिखेगा जी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नित्य नूतन चिर पुरातन है, जितना पुराना है उतना नया है जी। हमने अपने आप को समय के हिसाब से नया किया। बिल्कुल। हमको लगता है इसको छोड़ना चाहिए तो हमने छोड़ा, बीच के कालखंड में कुछ लोगों ने अपनाया, आगे चल के फिर हमने छोड़ा। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे परंपरा का मूल स्वभाव नहीं रहा कभी। तो ये भारत के विचार और विमर्श का ही एक परिणाम है जी। और शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसमें भी व्याख्यान और विमर्श किया जाता है। सदैव से हुए ना, शास्त्रार्थ देखिए ना। और मुझे कहीं कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसपे क्वेश्चन आंसर और सवाल जवाब किए कभी नहीं रहा जी। आप देखिए यहाँ आज विमर्श का विषय है महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। भारत में तो महिला सदैव से सशक्त रही। दुनिया का ऐसा देश बताइए जहां महिलाओं को स्वयं से वर चुनने का अधिकार था? नहीं, सिर्फ भारत में था जी। स्वयंवर था। बिल्कुल। उसके रूप यौवन जो देखना उसको रूप गुण शास्त्रार्थ सब करते थे। बिल्कुल। और इसीलिए स्वयंवर हुआ। आप देखिए सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर, ये तो इतिहास में पढ़ा। और अगर हम विमर्श की बात करें तो सबसे तो ताजा उदाहरण है आदि शंकर और मंडन मिश्र का जी। हर विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, हर विषय पर हुआ। और हम जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, फिर यहाँ बताता हूँ, भारती मंडन मिश्र की पत्नी जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई आप अभी आधे मंडन मिश्र से हारे हैं, आधी तो मैं हूँ, अर्धांगिनी हूँ, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। किया उन्होंने जी जी। तो ये भारत के मूल स्वभाव है ये जी, बिल्कुल, जहाँ हमेशा विचार और विमर्श होते रहे। नारी सशक्तिकरण की आपने बात कही और बहुत ही बढ़िया आपने बताया मिहिर जी। और देखिए ना, हमारे यहाँ राधा के बाद ही कृष्ण है, सीता के बाद ही हमारे यहाँ राम है, और ये जो देखिए वो हमारी नारी शक्ति को हमेशा प्रथम पूज्य जिसको कहा जाता है, और हमेशा उनका स्मरण और देवी जी का भी पहले किया जाता है। भारत में हमेशा महिला का उच्च स्थान रहा है जी।
और इसीलिए आप देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखिए, इवन आप धर्म ग्रंथ छोड़िए, कोई भी लोकाचार की पद्धति आप देख लीजिए जी, बिना माँ का, बिना महिला का पूरा नहीं होगा, नहीं होता है जी। और महिला को सदैव से भारत में बराबर, बल्कि मैं कहता हूँ पुरुषों से उच्च स्थान दिया गया है जी। आप देखिए कि हमारे पास कितने उदाहरण हैं। हम रामायण का उदाहरण ले लें, और महिला इतनी सशक्त थी, कैकेयी कहाँ मिली उनको? वो कैकेयी के 3 वरदान तो सबको मालूम है कि, लेकिन वो वरदान क्यों मांगा? क्योंकि युद्ध में कैकेयी ने दशरथ को इतनी मदद की थी कि दशरथ युद्ध जीते, और उन्होंने कहा प्रसन्न होकर के तुम 3 वरदान मांग लो। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि महिला कितनी सशक्त थी उस समय, कि वो युद्ध कला में पारंगत है। जी बिल्कुल। महाभारत काल में देखिए आप जी, माद्री कहाँ मिली उनको? युद्ध कला में पारंगत। युद्ध कला में पारंगत। वर्तमान समय में देखिए रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम कहते हैं, लक्ष्मीबाई जी, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई हमारे तो हर दृष्टि से हम देखें। और इसीलिए कि भारत में अब विषय क्या हो गया कि हम स्कूली शिक्षा को शिक्षा मानने लगे जी। भारत में ज्ञान होता था, ज्ञान होता था, जितनी माँ थी सभी ज्ञानी होती थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक अभी आपने बीच में जिक्र किया था मिहिर जी के, जिस तरह से कई लोग लिख जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी एक हाल ही में एक वाक़या हुआ, हमारे एक कांग्रेस के नेता जो हैं, उन्होंने महिला विरोधी एक कहा, उन्होंने कहा कि हमने ये कहीं पढ़ा था, ये कहीं लिखा हुआ है कि जो आदिवासी जो महिलाएं होती हैं वो खूबसूरत नहीं होती, सुंदर नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहने से या उनके साथ इस तरह से करने से जो देखिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुण्य में गिना जाता है। और उन्होंने खंडन किया कि नहीं, ये हमने ये लिख के गए हैं लोग। देखिए ये उनका संस्कार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और ये जो जिस आदिवासी जनजाति महिला की बात करते हैं जी, उनकी सोच में वैसा होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो पूज्य स्थान मिला, पूज्य स्थान आज भी माता सबरी को, सबरी का नाम आते ही माँ का रूप ध्यान में आता है, माँ का रूप ध्यान में आता है जी। आज सबरी के नाम पे कई जगह मेला लगता है, स्नान किया जाता है जी जी। तो हमारे लिए तो पूज्य है, माँ का स्थान है। और भारत में कभी भी रंग रूप इससे कभी सुंदरता नहीं देखी जाती। सौंदर्य तो उसके रूप, व्यवहार का सुंदरता है। इसीलिए माँ कैसी भी वो माँ दिखती है, उसका प्यार दिखता है, उसकी वात्सल्यता दिखती है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि ये भारत का मूल चिंतन, इसमें जो माता का स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम संघ की बात करते हैं मीर जी, 100 वर्षों की उपलब्धियां कहें, संघर्ष कहें, या देश के लिए उनका समर्पण कहें संघियों क्या, या जिस तरह से कहते हैं ना कि आज हमारा देश अगर सशक्त रूप से खड़ा हुआ है तो वो अगर विचार वहाँ भी आते तो उस विचारधारा में जब लोग जीते हैं, जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जाता है। तो उस 100 वर्ष की उपलब्धियों को देखिए आप कैसे वास्तव में संघ बना, जिसलिए एक तपस्वी ने संघ को बनाया था, उनकी सोच थी जी। परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जिस समय MBBS पास करके डॉक्टर बने, उस समय देश में गिने चुने डॉक्टर होते होंगे। वो चाहते तो उनका जीवन सुखमय बीत सकता था, क्योंकि डॉक्टर देश में होते नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन वो जो तपस्वी, मैं तो कहूँगा वो किसी न किसी ईश्वर के अवतार थे जी, जिन्होंने देश के आगे की स्थिति देखी और उन्होंने सब छोड़ के एक वैचारिक अधिष्ठान की स्थापना की। वो भी ऐसा वैचारिक अधिष्ठान कि जो विचार के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र तो ठीक है, बल्कि संपूर्ण विश्व को कल्याण करे, संपूर्ण विश्व का कल्याण। इसलिए जब डॉक्टर जी ने, जब कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव आया कि भाई आज़ादी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज़ादी तो मिल जाएगी, आज़ादी तो है, लेकिन ये जो दुनिया के और देश में परेशान कर रहे हैं इसको भी मुक्त करो, इनको भी मुक्त करो। बिल्कुल। ये विचार किसी में है क्या? नहीं है। और उसी विचार को लेते हुए आज 100 वर्ष संघ के हो गए जी। और 100 वर्ष तक चलने का कारण यही रहा कि यहाँ व्यक्ति नहीं, विचार महत्वपूर्ण रहा। विचार महत्वपूर्ण, और विचारों के केंद्र में भी भारत है कि भारत का सर्वांगीण विकास कैसे हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सारी तरह से विकास जी। यानी जो उसका मूल मंत्र है राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। और उसी व्यक्ति आएगा चले जाएगा जी, लेकिन राष्ट्र रहता है, वो चिरस्थायी है जी।
तो इसलिए जो जो उपक्रम करना पड़े हम सभी उपक्रम करेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहेगा, है और रहेगा। जैसे राष्ट्र के हम संघ की विचारधारा की बात करते हैं मीर जी, उसके जो मूल विचार में तो राष्ट्र है जैसा कि आपने बताया, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ क्या कुछ विचारों में भी परिवर्तन आए हैं? ये संभव नहीं है विचार में परिवर्तन होना, संभव क्योंकि मूल विचार जो है वो तो वही है कि राष्ट्र सर्वोपरि। जी, मैंने कहा ना कि उसके लिए जो उपक्रम करना पड़ेगा राष्ट्र हित में सभी उपक्रम करेंगे। समय के हिसाब से उपक्रम बदलता है जी। अभी देखिए, अब जब देश आज़ाद नहीं था उस समय का उद्देश्य था कैसे भी हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो जी। हम स्वाधीन हो गए, फिर ध्यान में उस समय की परिस्थितियां, उससे लड़े। अब स्वतंत्र स्वाधीन तो हो गए, हमारा तंत्र स्व का हुआ क्या? तो अब उसके लिए आया तो अलग अलग प्रकार की, भाई अभी जाति विभेद मिटा क्या, उसके लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए करेंगे जो करना होगा। तो समय के हिसाब से हमारी नीतियां बदल सकती है, कार्यशैली बदल सकती है, विचार कभी नहीं बदलेगा। विचार तो राष्ट्र का है जी। अब अभी देखिए 100 वर्ष हो गए, दुनिया के अन्य संगठन होते, व्यक्ति होता, कोई होता तो 100 वर्ष की उपलब्धियां कितना गिनाता कि भाई हमने ये किया, खूब उसके बड़े बड़े कार्यक्रम होते, खूब सारी चीज़ें होती 100 वर्ष के स्थापना पे। संघ ने क्या किया? एक भी वैसा कार्यक्रम है क्या? कहीं खुशियां हो रही है कि नहीं? बिल्कुल। संघ ने कहा कि हम 100 वर्ष तक हो गए, ये हमारा अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, ये हमारे लिए की चिंता का विषय है कि 100 वर्ष में अभी तक काम क्यों नहीं कर पाए। क्या बात है। और अभी उन्होंने क्या विषय लिया कि हम अपने 100वें वर्ष पे क्या करेंगे, तो पंच परिवर्तन का नाम दिया कि हमको समाज में 5 प्रकार का जागरूकता करना जी। क्या जी। तो पहला उन्होंने कहा कि भाई पर्यावरण संरक्षण। आज सबसे ज़्यादा दुनिया जिससे परेशान है कि पर्यावरण के लिए छोटे छोटे उपक्रम अगर व्यक्ति करे, भाई जल हम आधा गिलास पिएंगे, 1 गिलास मंगाएंगे, आधा फेंकता है। क्यों फेंकें? हम जहाँ हैं वहाँ एक पौधा लगा सकते हैं, घर में प्लास्टिक का उपयोग कम हो सकता है, वॉशिंग मशीन से निकलने वाले पानी का रीयूज कर सकते हैं, आरओ से निकलने वाले पानी का रीयूज कर सकते हैं, हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कुटुंब प्रबोधन, कि भारत की जो मूल व्यवस्था थी दुनिया में स्थापित रहने की, वो परिवार व्यवस्था थी। अभी फिर मैं आपको पहले आपके उत्तर से प्रश्न से जोड़ता हूँ कि जो महिला थी कि घर में हम क्यों कहते थे कि पहली पाठशाला घर होती है और परिवार है और पहली शिक्षक माँ होती है जी। तो वो जो परिवार व्यवस्था थी घर में, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का सिस्टम था जी। एक परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, घर, बच्चे सब इतने होते थे, सब घर में पल जाते थे। बच्चे माँ को पता नहीं, किसी को पता नहीं, किसी में भेद नहीं लगता था, वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, बड़ी माँ सभी माँ, इतने को परिवार। तो हमको कभी जब बच्चा बाहर भी जाता था तो उसके अंदर परिवार का भाव होता था, इसीलिए शिक्षक को, शिक्षिका को भी माँ देखता था माँ के रूप में। आज आपसी चर्चा बंद हो गई परिवार में, तो हमने कहा कि हम फिर से परिवार व्यवस्था। आप बताइए कि हमारे जनरेशन के कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रामायण महाभारत पढ़ के रामायण महाभारत जानता होगा? नहीं, घर में दादी नानी से कहानियां सुन के हमने रामायण सीख ली, कहानी सुन के हम तो बड़े हुए तब उस पे बाकी चीजें हमने देखी, पढ़ी, सोची, लेकिन कहानी तो रामायण और महाभारत राम क्या है तो अपनी दादियों से, दादाजी से मैंने जब बड़े हुए तो पता चला कि नहीं ऐसा हमने सुना था दादी से। आज के बच्चों को है क्या वो सुविधाएं मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये परिवार भाव का जो है वो परिवार व्यवस्था बननी चाहिए जी। स्वदेशी चिंतन, मैंने कहा स्वाधीन तो हो गए, स्वतंत्र हुए क्या? नहीं। तो हमारा जो स्वतंत्र है, स्वदेशी भाव, स्वदेशी चिंतन, हम हर चीज़ में, तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भ्रमण, ये सब स्वदेशी होना चाहिए, सब स्वदेशी होना चाहिए। तो हम ये करना चाहिए हमको। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, आज देखिए कि हम समाज में जातियां अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं, हम एक हैं, इनका भाव होना चाहिए। एक गांव में एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर, भाई वो भी हमारा भाई है। कालांतर में किसी कारण से वो हो गया होगा, ठीक है, कार्य के अनुसार वो बन गया, लेकिन वो हमारा ही है। हम 7 बार के भोजन करते हैं कि नहीं, अपने घर के फंक्शन में उसको बुलाते हैं कि नहीं, उसके घरों में हम जाते हैं कि नहीं। मैं घटना बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक काम करने वाला था, हमारे शाखा का स्वयंसेवक था, वो उस जाति का था जो सुअर वगैरह का काम करते हैं। उसकी बहन की शादी थी, तो ऐसे कहा उसने कि भाई साहब आप आएंगे क्या? उसके घर के लोग कहते थे देखना वो नहीं आएंगे ऐसे।
तो अच्छा, अपने मन में ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल, शाम में हमने 2-3 स्वयंसेवक कहा कि चलो यार जितेश के घर में, जितेश नाम था, जितेश के घर में होके आते हैं एक बार, आज शादी है बहन की। हम लोग पहले शाम को गए, क्या क्या व्यवस्था करना है भाई, तो सामान्य सेवा बस्ती थी उसमें, तो देखे कोई झाड़ू, हमारे में से किसी ने झाड़ू लगा ली, किसी ने फूल माला टांगी, किसी ने किया। शाम को हम लोग उसके घर में बारात आई तो सब गेट पे खड़े हम लोग स्वागत के लिए। उसकी माता जी को लगा कि यार ये ऐसा हो सकता है क्या, ये संग है। अपने मन में भाव ही कभी नहीं आया ऐसा। हम सोचते कि वो भी हमारा, ये भी हमारा। हमने कई बार तो कार्यालय में दरी पे साथ सोए, वो भी सोए, हम भी सोए, कभी अंतर ही नहीं है। बताइए, यही है संग ये जो भाव है ना, ये हमको समाज में लाना पड़ेगा। और 5वां है नागरिक कर्तव्य, कि हम अधिकार की बात तो करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, अरे हमारे कर्तव्य की बात भी तो करो। वोट डालना हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी तो है। हम केवल गाली देंगे कि सरकार गलत करती है, सही करती है, ये करती है। अरे आपने वोट दिया क्या? सड़क पे लाल बत्ती पे रुकना, ये हमारा कर्तव्य है ना भाई। हम क्यों ट्रैफिक तोड़ के, हेलमेट लगा के चलना, हम चलेंगे, कर्तव्य है हमारा। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक। बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सड़क पार करते व्यक्ति को हम समय देते हैं क्या? तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के, और संघ ने 100 वर्ष पूरा करने के बाद भी किस विषय को चुना कि समाज परिवर्तन का विषय जो है, समाज में अच्छाई ला करके हम ऐसे विषय से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए खड़ा होंगे। क्या बात है। जैसा आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें समाहित हैं इस विचारधारा में, इतने सारे मूल तत्व छुपे हुए हैं कि आप राष्ट्र को हर एक स्तर पर आप लेकर जा रहे हैं। पर्यावरण हो गया, नैतिक हो गया, भेदभाव हो गया, सब कुछ। इतना सब होते हुए भी मिहिर जी, आज के युवाओं में राष्ट्रवाद को लेकर इतना भ्रम और इतना संशय क्यों छुपा हुआ है? क्यों इस चीज़ को वो लेकर स्वीकार करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं? उसका कारण है गलत विमर्श चुनना। हमने कहा विचार हैं तो विमर्श होगा, और विचार एक ही प्रकार के नहीं हैं, सभी प्रकार के विचार हैं। तो वो जब गलत विमर्श की ओर जाएंगे तो उनको मन में कई प्रकार के इस तरह से प्रश्न आते हैं। कई बार हम घूमते रहते हैं तो कई प्रकार के युवा मिलते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अरे आपको पता नहीं ऐसा हो गया, तो मैं बताता हूँ कि इस प्रकार की बात है। तो कहता अच्छा, ये तो मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। तो बताने वाला इसलिए नहीं था कि आजकल हम लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। आजकल हम मोबाइल ले लिए तो पढ़ना कम हो गया। तो सही विमर्श का चुनाव और विमर्श का सही उत्तर जो है, ये होना बहुत आवश्यक है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि संघ का ही उदाहरण है कि 90 के दशक पे, 95-96 के समय पूरे देश में एक अराजक स्थिति हो गई थी। राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, सब कुछ। तो हमारे संघ के एक सरसंघ चालक थे परम पूजनीय रज्जू भैया जी। उनसे कार्यक्रम में आए, उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई अभी ये स्थिति हो गई है देश में, और आप कहते हैं कि हम देश राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, भ्रष्टाचार इतने हो रहे हैं, अभी देश में अस्थिरता है, और हड़ताल, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, मजदूरों के हड़ताल हो रहे हैं, ऐसे बनाएंगे विश्व गुरु? तो रज्जू ने भैया ने कहा कि मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, और पूरे देश में घूमने में मुझे दिखता है कि भाई युवा अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं, मजदूर अपने फैक्ट्रियों में अच्छे काम कर रहे हैं, विद्यार्थी कितने सारे विद्यालय चल रहे हैं, सभी विद्यार्थी जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हमको तो ये दिखता है, आपको ये क्यों दिखता है? क्या बात? विश्व गुरु इससे बनेगा, उससे नहीं बनेगा। क्या बात है, बहुत। तो समाज में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सकारात्मक कार्य करते रहते हैं। उन व्यक्तियों को ढूंढना और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना, ये हमारा विमर्श है जी। अगर हम युवाओं को, आज की युवाओं को ऐसे लोगों को दिखाएंगे तो वो जो युवा है फिर उसको देख के प्रेरणा मानेगा, और फिर वो सही दिशा में जाएगा। आज मैं देश में देखता हूँ कई युवाएं आध्यात्म की ओर जा रहे हैं जी। बिल्कुल, बड़े लंबे उसमें जा रहे हैं जी। कई IIT, जिसको हम कहते हैं IIT NIIT पढ़ करके लोग आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। कई लोगों ने IIM जैसे संस्थान से पढ़ने के बाद नौकरी नहीं करके गांव में जा करके कि हम स्वयं के साथ साथ अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी। तो इसीलिए सही विमर्श का चुनाव जो है बहुत आवश्यक है जी। यानी सही मार्गदर्शक और सही दिशा निर्देशन होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का ये जो युग है, तो राष्ट्रवाद को लेकर, हमारे देश को लेकर बहुत सारी भ्रम और चीज़ें जो हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं एक हमें उस दिशा में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो भ्रामक चीज़ें जो आती हैं तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो गलत विचारों पे ना जाए। तकनीकी का जो है ना,
तकनीकी को हमारा गुलाम बनाना चाहिए, तकनीकी का गुलाम हमको नहीं होना चाहिए। हमको उसका सुविधा लेना, कितना लेना। और जैसे मैंने कहा कि आजकल हम पढ़ना लिखना छोड़ दिए और सोशल मीडिया में बस देखा जो आ गया वो कर ले। जी जी, उसका तथ्यों की जांच भी नहीं करते मीर जी। हमको स्वयं में पढ़ना चाहिए जी। और सोशल मीडिया के कारण जो भ्रामकता फैलती है वो समाज में वैमनस्यता तो फैलाती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक विषय है कि आज समाज में ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक उदाहरण हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जैसे लोगों को, ऐसे समाज के ऐसे युवाओं को, लोगों को सही चीज़ें बताएं, भ्रामकता से दूर रहें, सही चीज़ें सोचे, समझे, अध्ययन करें, पढ़े, रेफरेंस देखें, फिर आगे सोचे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एक बड़ा आजकल प्रचलित शब्द आ रहा है, जेन ज़ी। आपने भी बड़ा सुना होगा कि किस तरह से वो अपने आप को राष्ट्र और संस्कृति से एकदम, हम उन युवाओं की बात कर रहे थे जो यहाँ भजन क्लब संचालित कर रहे हैं और एक वो जेन ज़ी की दुनिया में यहाँ जा रहे हैं, आई एम बड़े प्राउड से बोलते हैं। ये किस तरह से हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद को प्रभावित कर रहा है? भारत का जो जेन जी जिसको कहते हैं, मैंने कहा ना कि भारत एक विचारों से बंधा हुआ है। आवश्यकता है केवल हमको उसको थोड़ा धार देने की। तो जैन जी के नाम पे बरगलाया जो जा रहा है लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, विदेशी ताकत हो या जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। भारत का जैन जी इस चीज़ को जानता है और आज देखिए कि धीरे धीरे जो बड़े बड़े बैंड बन रहे हैं, बड़े बड़े जो शो हो रहे हैं, वो जैन जी ही तो चला रहा है। जी जी जी। आपने कभी सोचा कि राष्ट्रभक्ति का बैंड बनेगा? बिल्कुल नहीं। आपने कभी सोचा कि रामधुन का बैंड बनेगा? रामधुन का बैंड बनेगा। कबीर के दोहों का बैंड बनेगा? जी। ये कौन चला रहा है? जैन जी चला रहा है। तो जैन जी को सही दिशा देने की आवश्यकता है और भारत का जैन जी जो है वो एक विचार बीज तो है उसके अंदर भारत का। बिल्कुल। वो कभी न कभी प्रस्फुटित तो होगा ही होगा। जब वो भारत का बीज प्रस्फुटित होता है तो सही दिशा में जाएगा ही जाएगा, चाहे कोई कितना बरगला ले। लेकिन भारत की एक आध्यात्मिक शक्ति जो है, भारत की अपनी जो आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति है, जो यहाँ ऋषि मुनियों ने जो तप करके सिद्ध करके इस स्थान पे रखा है, वो शक्तियाँ सबको बांध के रखी है। इसीलिए भारत का युवा, भारत का जैन जी विरोधी के हाथ से नहीं खेलेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितनी भी कोशिशें कर ले। लेकिन भारत का जैन जी समझता है इस चीज़ को। धीरे धीरे आएगा, आता है, बीच में विमर्श का विषय बदलता है। आपको लगता है कि जो हमारे आज के जैन जी हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप और इस तरह से जो है उभर कर आ रहे हैं ना, देश में सामने आएंगे? आ रहे हैं भाई। आज आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि मुझे 1 लाख युवा राजनीति में चाहिए। आ रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग आने लगे, समझने लगे। और आज दुनिया में इतनी हिलोरे मारने के बाद भी भारत स्थिर है, तो जैन जी के बदौलत ही तो स्थिर है जी। यानी कितने आए कितने चले गए, लेकिन आज भारत का युवा ने तय कर लिया कि भाई हमको अपनी मिट्टी में यहाँ का कर्ज उतारना है जी। आज देखिए स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए आ रहे हैं, ये जैन जी ही तो कर रहा है। जी जी जी। ये जितने स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए इनोवेशन आइडियाज लेके आ रहे हैं ना जी। आज भारत के ब्रह्मोस का दुनिया कायल है, मांग रहा है। तो ये तो यहीं के लोगों ने किया ना जी। भाई जो दिखता है उसके पीछे कितने युवा शक्ति लगी है, आप देखिए। अभी जो प्रधानमंत्री वो आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने जो वो वीर बालक पुरस्कार दिया, वीर बालक पुरस्कार, आप देखिए सब जी जी। यही बच्चे तो आगे चल के युवा बनेंगे जी। जिसके अंदर अभी से राष्ट्र भाव है, वो आगे चल के कभी बिगड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमको इतना रखना चाहिए कि यही देश को आगे ले जाएंगे। मीर जी, यही होती है विचारों की शक्ति। जिस जैन जी को आज के पेरेंट्स मान लीजिए या कुछ लोग मान लीजिए गलत नज़रिए से देखते हैं, उसी जैन जी को आपने, उससे परिवर्तन का मूल तत्व आपने उसमें खोज लिया और आपने बता दिया कि यही जो है वो परिवर्तन लेके आएंगे और राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। आज देखिए रामनवमी पे युवाओं की फौज निकलती है, कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है। आज जेएनयू में रामचरितमानस का गायन हो रहा है, ये जैन जी तो कर रहा है, जैन जी कर रहा है। हाँ? जी जी। इसीलिए ठीक है, हमारी भारत की आध्यात्मिक शक्ति पे हमें पूर्ण विश्वास है। ये कभी यहाँ के युवाओं को भटकने नहीं देगी, जो भटकेगा उसको यहीं वापस लाएंगे, वापस लाना पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे इतिहास में भी बहुत सारी छेड़छाड़ की गई है, पाठ्यक्रम
धर्म की आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, बहुत सारी भ्रामक चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो है वो नहीं पढ़ाया गया, जो नहीं था वो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस इतिहास में उस चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। और मैंने जैसे कहा कि अब युवा समझने लगे हैं इस चीज़ को कि भाई ये हमको गलत पढ़ाया गया। जी। आज विमर्श शुरू हो गया युवाओं के बीच में कि भाई अकबर महान कैसे था, लड़ा तो कैसे राणा था? प्रताप, हाँ। और वो कैसे महान हो सकता है। जी। तो ये युवा आजकल प्रश्न करने लगे। मैं ट्रेन में एक बार जा रहा था, एक युवा ने कहा कि बताइए जोधा अकबर जो फिल्म बन रही है, क्या अकबर की रानी वास्तव में जोधा वैसी थी क्या? हमने कहा आपको क्या लगता है? बोले मैंने जितना राणा प्रताप और राजपूत युद्ध और ये सब देखा, मुझे तो नहीं लगता कि किसी राजपूत से ऐसे जोधा नाम की कोई अकबर की पत्नी होगी। बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है या नहीं है, ये तो चलिए ठीक है जी। लेकिन एक युवा अगर ये सोच रहा है, हाँ, आज बीच में ठीक है, हमको हमारे संस्कार संस्कृति को भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया गया हमारे इतिहास और साहित्य और ग्रंथ के माध्यम से, हम कई दिन तक भ्रष्ट होने की प्रक्रिया में रहे लेकिन हो नहीं पाए। लेकिन आज का युवा जानता है इस चीज़ को जी। वो समझने लगा है, आज रिसर्च करने लगा है, आज अध्ययन करने लगा है। नहीं तो आज से हम 20 साल 25 साल पहले कहते थे राम सेतु नाम की कोई चीज़ है, कोई मानने को तैयार था क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज वैज्ञानिक तथ्य आने लगे, उस पर फिल्में बनने लगी। ये कौन बना रहा है? भारत के ही लोग तो बना रहे हैं। और तथ्य है इसलिए फिल्म बन रही है। आज कई रिसर्च होने लगे। जी, रिसर्च होने लगे हैं। तो बिल्कुल, इसीलिए हम अच्छा, बिल्कुल मिहिर जी। और कई बार ऐसा होता है, हम जब भी चाहे हम हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, बहुत सारे इससे मुद्दे आते हैं जो देश हित और राष्ट्र हित के होते हैं, लेकिन उसको भी क्यों हमेशा धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है? गौ सेवा, जिससे देखिए हमारी आर्थिक चीज़ें कितनी मजबूत हो रही हैं, और पूरी अभी से नहीं, इतिहास गवाह है इस चीज़ का, लेकिन गौ सेवा को भी एक धार्मिक मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा ना कि जब समाज में अच्छी शक्ति होगी तो आसुरी शक्ति भी रहेगी। ये आज से नहीं, प्रारंभिक काल से था। तो जब भारत का समाज, मैंने कहा आध्यात्मिक शक्ति इतनी है कि सबको जोड़ के चलती है जी, तो आसुरी शक्तियाँ तो प्रारंभिक काल से हम पे हमला करती आई। तो ऐसी जो आसुरी शक्तियाँ हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, आतंकवाद के रूप में हो, देश तोड़ने वालों के रूप में हो, जिसके रूप में हो, तो ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं कि भारत के मूल स्वरूप में तोड़ने के लिए क्या क्या हो सकता है। जी। तो उसने देखा कि भाई यहाँ जो है पेड़ पौधों को पूजा जाता है, यहाँ जो है जानवरों को भी पूजा जाता है। गाय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गाय तो माँ मानते हैं, क्यों माँ मानते हैं? क्यों उसमें राजनीति? हाँ जी। तो उन्होंने कहा किसी न किसी रूप में इनको तोड़ने के लिए करें। तो ये तो हमारे आस्था का प्रतीक है। ये हमारे लिए गाय जो है, हमारे लिए, हमारे यहाँ बचपन में बताया तो उठते ही सबसे पहले सूरज का दर्शन करो, गाय माता का दर्शन करो, गाय के गोबर से घर लीपो, ये सब। इसके वैज्ञानिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये जो हमारे मूल आस्था का प्रतीक था, इसको किसी न किसी बहाने चोट करो, इस पर एक नया विमर्श खड़ा करे जिससे समाज टूटेगा, ऐसा प्रयास इन आसुरी शक्तियाँ करते आ रही है। इसीलिए गाय को जो हम माता मानते हैं तो उसको धार्मिक रूप दे करके, किसी को खाना पसंद है, किसी को काटना पसंद है, तो दोनों को आपस में भिड़ाते रहो, लड़ाते रहो। इस प्रकार की वो हमेशा सदैव से प्रयास करते आ रहे हैं, करते ही हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमको, हमारे देश के नागरिकों को, युवाओं को समझना होगा कि हमको किस प्रकार से इस चीज़ को लेके चलना है। गाय हमारी माता है, गाय हम माता मानते हैं, क्यों मानते हैं, मानते रहेंगे। अभी बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है बड़ा गरमाया हुआ है बंगाल में, ये दोबारा से इस चीज़ का आना क्या संकेत देता है? देखिए, अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि अब मैंने कहा ना, देश का जेनजी जिसको युवा कहते हैं, वो अब जाग गया है। वो देखने लगा है कि अब हमको इन सब पचड़ों नहीं पड़ना, हमको तो एक चीज़ करना है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु बनाना। अब वो कैसे बनेगा? तो आर्थिक रूप से मजबूत होगा तब बनेगा। देश का युवा कह रहा है कि भाई हम नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हमारा खुद का इम्यूनेशन बनेगा, खुद का जो है हमारी सारी चीज़ें बनेंगी, हमारे यहाँ हर चीज़ खुद का होगा। तो युवा तो इसमें लग गया है। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो सोच रहे हैं किसी न किसी रूप से कुछ करते रहे, कुछ तो लेकर आए, कुछ तो लेकर के आए। अब वो होगा, बाबर कहीं का होगा, मर गया, आया गया, खत्म हो गया, उसके नामो निशान यहाँ नहीं बचे। तो फिर से जीवित रहने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये ऐसे मुद्दा उछलते रहें। लेकिन देश का युवा जानता है, देश का नागरिक जानता है, ये सब कहाँ खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं पूछता है। आपको लगता है ऐसे संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं तो उस पर हमें संयम रखना ज़रूरी होता है, आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है?
नहीं, ये सब मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसको लोग भड़काने का प्रयास करेगा, लेकिन हमने कहा ना कि हमको संयमित होकर के इसका उत्तर देना है, संवैधानिक दायरे में रह करके। और दिया, देश के युवाओं ने ही उत्तर दिया। आज कोई जान नहीं रहा 10 दिन बाद उसको, उसने जब कहा देश के, उसी के लोगों ने विरोध किया जी। और आज कोई पूछ रहा है क्या? देखिए, मुद्दा आए 15-20 दिन हो गए। हाँ। तो अब तो खत्म, ये सब चलता रहेगा संवेदना के साथ। वो जो राजनीति थी भड़काने वाली, वो सब अब सब देश का युवा जानता है, वो जानता है, देश का युवा सब जानता है। अब देश को, युवाओं को मालूम है, देश के हर नागरिक को, युवा ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि हमको अब राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसलिए आप देखिए, मैंने कहा ना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने लगा, लोग अब राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट करने लगे। लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश का नेतृत्व कैसा था, हमको वैसा वोटिंग करना है, ऐसा वोटिंग करना। हमारे देखिए, आज हर गाँव में आज इंडस्ट्री लगने लगा, वाईफाई चली गई, सड़कों का जाल बिछ गया, तो लोग अब ये देख रहे हैं। तो हमको दुनिया के शिखर पर अगर भारत को लेके जाना है, तो ये सब मुद्दे खत्म हो गए, कुछ नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनका काम है कुछ नहीं करना, पत्थर चलाना, जीवन भर पत्थर चलाते रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होना उससे। सही कहा आपने। अच्छा, उसी मुद्दे से याद आया मीर जी, SIR, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बहुत सारी चीज़ें ना जानते हुए, एक अल्प ज्ञान भी कहा जाता है ना। आप जब किसी चीज़ को पूर्ण रूपेण नहीं जान रहे हैं उसका क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोग जब किसी योजना की तैयारी करते हैं, लागू करते हैं, तो बहुत जो हम विचार और विमर्श की बात करते हैं, ऐसे ही तो नहीं आ जाता। राष्ट्र को, चीज़ों को ध्यान में रख के उन चीज़ों को लाया जाता है। SIR में इतना ज़्यादा बवाल क्यों? देखिए, SIR तो संविधान की एक प्रक्रिया है, पहली बार तो हुआ नहीं, पहले भी हुआ, हमेशा से होते आ रहा है। और ये तो देश का आंतरिक विषय है ना, होना ही चाहिए ना भाई। हमारे देश में कोई बाहर का घुसपैठिया आकर के हमको ही चमका रहा हो, हमको ही धमका रहा हो, ये कैसे स्वीकार होगा? तो इसमें तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि भाई आप यहाँ के हैं तो कागज़ दिखा दो, और ये हमेशा से होता आया है। तो इसको कुछ लोग जो कुंठित लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बना, उसको ये मुद्दा बना करके कर रहे हैं। आप देखिए, भोपाल में, मध्य प्रदेश में SIR हुआ, इतनी सरलता से हो गया। जो लोग नहीं थे, मैं 2003 के बाद जिनका हुआ है, या 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, पिताजी का दे देंगे, उनके अपने किसी रिश्तेदार का दे देंगे। तो सामान्य से प्रेस को भड़काने से क्या लाभ मिलेगा जी? ये तो भारत का, ये तो अधिकार है, होना चाहिए जी। आप यहाँ के हैं तो आपकी जड़ी भी यहीं की होंगी। जड़ी भी यहीं की होंगी। आप बताइए, अमेरिका आपको जबरदस्ती हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी बांध के पकड़ के भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? बिल्कुल भेज रहा है। और यहाँ देश में इतने सारे घुसपैठिए आते जा रहे हैं, उसको कोई रहने का अधिकार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हो रहा है। इसको मुद्दा, मैंने कहा ना कि जब देश आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे कुछ कुकुरमुत्ते चीज़ होते हैं, विषय, किसी न किसी विषय में आपको उलझा करके विकास को रोकना उनका मूल मकसद है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का विषय हो, चाहे वो SIR का विषय हो, चाहे वो NRC और CAA का विषय हो जी। इन विषयों पर भी देखिए आप। और एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी मिहिर जी, धर्मांतरण। हमारे युवा, हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से इस चीज़ से हम बचा रहे हैं उनको, जिस चीज़ों को हम चाहते हैं कि नहीं इस तरह पे हम रोक लगाए, जैसे कि आप देखिए, इस पर रोक को लगना चाहिए, क्योंकि धर्म तो एक ही है, बाकी पंथ, मजहब, संप्रदाय हो सकते हैं, और इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, संविधान ने स्वतंत्रता दी है। हम किसी को बरगला के, झूठ बोल के अगर कर रहे हैं तो ये पाप भी है और ये अनैतिक भी है। इस पर रोक लगना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। मैंने कहा कि जिस हिसाब से भारत में कभी भी किसी भी जाति को कभी भी नीच ऐसा नहीं माना गया है, बिल्कुल नहीं माना गया। भगवान राम वर्णों के हिसाब से हमारे यहाँ प्रथा, भगवान राम ने किन को लेकर के पूरा किया? 14 वर्ष वन में रहे, तो 1 वर्ष आप मान लीजिए इधर उधर सब घूमने में जी, बाकी 13 वर्ष उन्हीं वंचित, शोषित, पीड़ित के साथ रहे। बिल्कुल। निषाद राज परम मित्र थे जी। पूरे सभा में उनकी तरफ से राज्याभिषेक में जब उनका हुआ तो एक ही आमंत्रण था निषाद राज को। हाँ जी, बिल्कुल था, बिल्कुल। तो बराबर का तो हमेशा हमारे यहाँ रही है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है किसी न किसी रूप में उनको भर करके विधर्मी लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा कि आसुरी शक्तियाँ तो सदैव से रही हैं जी, हर रूप में काम करती हैं। तो उनके स्वयं के धर्म पे या स्वयं के संप्रदाय, मजहब, पंथ पे इतना विश्वास नहीं है कि वो अपना काम खड़ा कर सके।
तो वो ऐसे आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके, ये असुर हैं, ये जी। करते रहेंगे। पैसों के बल पर भी धर्मांतरण कर की रहे हैं ना, राजनीति ये हो रही भोले है। भाले जनता को पैसों के दम पे ठगते हैं, और बाद में जी। जब उनको समझ आज घर वापसी जिसको हम कहते हैं वो हो रहा है ना, जी जी। आज बड़ी तादाद में घर वापसी हो रहा धीरेन है। शास्त्री जी का हम नाम देश लेते में हैं, और धीरे- भी हमारे हाँ, संत हैं। सब कर रहे हैं जी, ना। जी जी। भाई ये उनको बरगला करके आप ले गए पैसों के दम पे, ठीक है, उनके यहाँ गरीबी रही, किसी कारण से पिछड़ापन हो गया, जी। आप उनको थोड़े से लालच में दे दिए, लेकिन आज बड़े संप्रदाय, बड़े संख्या में आज वो वापसी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में अपने आप को आ रहे हैं, मान रहे हैं। जो उधर गए भी थे, आप देखिए उनके मन में कहीं ना कहीं ये टीस तो रही कि हमारी देवी देवता पूजन तो वही है, वही है। इसीलिए वो उसको करते भी हमारी आए, मानते भी संस्कृति आए। विचारों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी राष्ट्रवाद का कई जगह हमें देखने को दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है मेहर जी। लगता है कि कई जैसे आसुरी शक्तियों की तो आपने बात कही है, लेकिन हम अपने युवाओं को आरोग्य भारती की बात कर लीजिए, संघ की बात कर लीजिए, सारे प्रकल्पों पर आप कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, संस्कृति पर, और कितने सारे आयाम आप लेकर आ रहे हैं। शायद क्या महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवाद जो है इनके मन में और ज़्यादा मजबूत हो। देखिए, हमने कहा कि भारत जो है वो केवल ऐसे भौगोलिक दृष्टि से भारत नहीं है, यहाँ का जो मूल चिंतन है वो आध्यात्मिक चिंतन है, और भारत में जो ऋषि मुनियों पूर्वजों का जो तप है वो कभी इसको टूटने नहीं देगी, अब तो नहीं टूटने देगी। राष्ट्र का जो भाव है ना, वो धीरे धीरे अब सभी में संचार होते रहा है, और जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो वही आसुरी शक्ति हैं जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं जी, सफल नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो, और ये भारत जैसे देश में सफल होंगे भी नहीं, क्योंकि ये धर्म युद्ध तो सदैव से चलता आया है भारत में, वर्षों से, अनादिकाल से चलते आया है, और इस धर्म युद्ध में सदैव से धर्म का ही विजय हुआ है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा, लेकिन राष्ट्र का भाव जो है वो हम सबके मन में सदैव से प्रेरणा देते हुए भारत को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए लगा रहेगा। ये राष्ट्र का भाव ही हम सबको सिखाता है। जी, एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। जिस तरह से आप 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना का जो भारत सपना देख रहा है, उसमें अभी आप क्या देखते हैं? कितने प्रतिशत की बस जो कमी या डिस्टेंस रह गया है जिसको हम बहुत जल्द पार करने वाले हैं? 2047 तो बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय। जिस गति से, जिस रफ्तार से अभी भारत का काम चल रहा है, भारत के लोग प्रेरणा ले रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी 10 वर्ष में ही भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विकसित राष्ट्र। आज ही के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि इतना सरप्लस पैसा है भारत कि रिजर्व बैंक भारत सरकार को पैसा दे रहा है कि लीजिए। क्या बात तो है। हर दृष्टि से मैंने कहा ना कि यहाँ का हर नागरिक अब समझने लगा है, सड़क पे अब इधर उधर खा के कूड़ा कचरा नहीं फेंकना, ये नागरिकों को समझ में आ गया है। हमको अपना काम, अपने अधिकार को स्वयं कैसे करना, ये हर व्यक्ति को समझ में आ गया है। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ गई है। देश में रह करके देश के लिए काम करना लोगों को समझ में आ गया है। केवल स्वयं का विकास नहीं, केवल अपने परिवार का विकास नहीं, समाज के अन्य व्यक्तियों का विकास हो, ये भी आज के लोग, आज के युवा समझने लगे हैं, और उस हिसाब से काम होने लगा है। हम आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, इवन वर्तमान समय में कुछ को छोड़ दें तो राजनीतिक दृष्टि से भी देखें, तो आज हम राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने वाले भाव से काम करने वाले लोग हमको दिख रहे हैं, दिखने लगे हैं, लोग काम कर रहे हैं। इन सब के कारण ही देश जो है 2047 तो ठीक है, उससे पहले ही हमारा विकसित राष्ट्र और आप देखिए ना, पूरी दुनिया भारत की शक्ति से परिचित होने लगी, हो रही है ना। हमने कहा ना, ब्रह्मोस सब मान रहे हैं। वर्तमान में देखिए जिस तरह से सारे देश यहाँ की संस्कृति, परंपराओं और चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, वहाँ जय भारत के जब नारे लगाए जा रहे हैं, तो शायद हमें भी यहाँ आवश्यकता है कि वंदे मातरम भी जन जन बोले। बिल्कुल बोलेगा, आज नहीं तो कल बोलेगा, लेकिन बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। मैं चाहती हूँ कि मिहिर जी, राष्ट्र के युवा अभी आपको सुन रहे हैं और
अपने आप में शायद कहते हैं ना कि खुद की कमी का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और सही मार्गदर्शन जिसका आपने जिक्र किया था, कैसे वो मार्गदर्शन वहाँ पहुँचे, अगर उन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वो आप तक कैसे आ सकते हैं? एक आपका संदेश उन युवाओं तक पहुँचे जो राष्ट्रहित में आना चाहते हैं। राष्ट्रहित में आने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। जो उनको मालूम है, जो उनके अंतरात्मा की आवाज़ से आए कि ये राष्ट्रहित में कार्य है, जो उनको स्वयं को अच्छा लगता है राष्ट्रहित के लिए वो काम करे। जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ भी ना करे। जो अपेक्षा हमारी दूसरों से हमारे लिए है वही अपेक्षा हमारी दूसरों के प्रति होनी चाहिए। ये अगर हर युवा, हर व्यक्ति सोच रहा है तो राष्ट्र हमारा परम वैभव पर अवश्य आएगा। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करे तो हमारा राष्ट्र जो है वो परम वैभव पर पहुँचेगा ही। अपने अपने स्थानों पर रह करके, अपने अपने अच्छे कार्यों को कर करके, मजदूर देश हित में काम करे, विद्यार्थी राष्ट्र हित में पढ़े, स्वयं के हित में अच्छे पढ़ाई पढ़े, जो बाकी नेता पत्रकार है राष्ट्र हित में काम करे, अच्छा काम उसी अपने काम को अच्छे हित में करते सोचते सोच बना करके काम करने से हमारा राष्ट्र परम वैभव पर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर जी। और निश्चित रूप से ये जो सोच है, ये जो विचार हैं, अगर ये जन जन के मस्तिष्क में आ जाए, दिल में आ जाए, तो आपने सही कहा कि 10 वर्ष नहीं 5 वर्षों में शायद विश्व गुरु की परिकल्पना पूर्ण हो सकती है। और देखा आपने, सुना आपने कि संघ जिस विचार को लेकर चलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और इसी भावना को जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य है। बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन उसे हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि विचार बहुत हैं, विमर्श बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।